पर चंपारण जिला में शुरू हुआ जैविक खेती। किसान अब अपने खेतों में फसल उगा रहे हैं, जैविक खाद दवा नहीं दे रहे हैं रासायनिक खाद। केंद्र व बिहार सरकार इस खेती को बढ़ावा देने के लिए गोवर्धन योजना की कर दी है शुरुआत। खेती से साथ होगा बारी का भी उपयोग। कहा जाता है कि भारत की आत्मा बसती है गांव में, जहां किसान भूखे रहकर भी अपने खेतों में फसल लगाने का हर वो काम करते हैं जिससे उनका फसल हो स्वस्थ व अधिक। आज हम वैसे ही एक आईआईटीएन किसान विवेक प्रियदर्शी से बात करेंगे, जो दिल्ली से आईआईटी की डिग्री लेकर शुरुआती दौर में अच्छे कंपनियों में काम का अनुभव प्राप्त करने के बाद विदेश में काम करने के लिए अच्छे पैकेज को ठुकरा अपने राज्य व जिला के लिए कुछ करने की योजना बना। अपने गाँव नरकटियागंज प्रखंड के छोटे से गांव बड़निहार में आए और एक किसान की भांति अपने खेतों में जैविक खाद द्वारा फसल लगाने का काम शुरू किया। यहाँ पे क्या हो रहा है? ये जैसे आप देखेंगे कि ये बायोगैस प्लांट है। बायोगैस प्लांट के बाद कैसे हमारा स्लज निकल रहा है, जिसको हम लोग बायो कंपोस्ट कहते हैं। तो बायो कंपोस्ट अभी लिक्विड में है, तो हम लोग लिक्विड में ही इसको खेत में पहुंचा देते हैं, जिससे हमारा खेत का उर्वरा शक्ति बढ़ा रहता है नेचुरली तरीके से। इसमें कोई पेस्टिसाइड वगैरह कहीं कुछ नहीं है। किया विवेक बताते हैं कि हम अपने खेतों में रासायनिक खाद नहीं देते हैं, पूरी तरह से जैविक खाद का उपयोग कर स्वस्थ फसल उगाते हैं। इसके लिए वह अपने यहाँ गाय खुले में छोड़े गए बैल को अपने मवेशी खाना में लाकर पालने का काम किया, जिससे उन्हें दूध तो मिलता ही है, साथ ही उनके गोबर से वह पहले गोबर गैस बनाने का काम कराते हैं और उसके बाद वह बचे गोबर से वह ऑर्गेनिक खाद कहे या जैविक खाद बना अपने खेतों में लिक्विड खाद डाल फसल उगाने का काम करते हैं। इस संबंध में उन्होंने ये भी बताया कि प्रधानमंत्री का सपना भी है कि कम लागत में किसान कैसे अधिक मुनाफा कमा सके। इसके लिए किसान को ऑर्गेनिक खाद यानी जैविक खाद से खेती करने पर लागत कम और अधिक मुनाफा ले सकेगा किसान। इसके लिए पशुधन का भी होगा बढ़ावा, तभी अधिक मात्रा में जैविक खाद बना सकेगा किसान। जैविक खाद से खेती करने पर एक तो स्वास्थ्य फसल का उत्पादन तो होगा ही, साथ साथ हम मानव भी स्वस्थ रह सकेंगे। फीडबैक आता है, लेकिन उसके बावजूद भी 10 किसान को बैठाइए कि भाई हमारे यहाँ जो रोड मैप बना उसमें इतनी बातें आई हैं, इसमें अब आप लोग चुनकर बताइए कि क्या होना चाहिए। ये मुख्यमंत्री जी कर नहीं पाते हैं। वह बैठकें होती हैं, बैठक के बाद वहीं जो गया अपना कुछ सुने, कुछ किए, कुछ लागू हुआ। अरे यांत्रिकरण का जो दुर्गति हुआ है, माननीय महोदय मैं आपको चल के दिखा दूं, कबाड़ों में इतनी अच्छी मशीन जीरो टिलेज सरकार ने दिया और जाकर देखिए कबाड़ों में क्या हालत है। सारे कबाड़ में बिक गए, इसलिए बिक गए हैं कि जीरो टीच चलाने की तकनीक नहीं दी गई। ड्रिप इरिगेशन, अरे भाई मत पूछिए, इतनी अच्छी योजना। आज चलिए मैं आपकी कैमरा से दिखाता हूं कि कबाड़ के अंदर वो कितने ड्रिप इरिगेशन के पाइप पड़े हुए हैं। सब यहां से लौट के दिल्ली जा रहे हैं। आपने ग्रीन हाउस दिया, देखिए ग्रीन हाउस की क्या हालात है। वो ग्रीन हाउस जो है, जो कंपनी लगाती है, आज लगाई, किसान ने 1 लाख रुपया उसका दिया दशांश, 20 लाख का सामान उसके यहाँ लगा और 6 लाख में फिर उसी को उठाकर कंपनी यहां से पंजाब लेकर चलिए। क्या होगा बिहार का? देखना हो तो चलिए मेरे साथ, कबाड़ में कितना पड़ा हुआ है। यहाँ से जितनी आपने लगाया था वो कुछ भी है जाके दोनों साइड में देखिए, पश्चिम चंपारण के कुछ क्षेत्र में देखिए तो है, कहीं पर ग्रीन हाउस है, कहीं पर पोली हाउस है, सब बिक गए और बाकी जो है बिकने को तैयार है। कैसे देश का होगा? आपने लगा दिया, आपने यंत्र दे दिया, क्या इसकी ट्रेनिंग आपने कहीं दी? यहां से लेकर पटना तक क्या होता है सरकार को सब मालूम है। हम सरकार से आग्रह करेंगे कि भाई आप बहुत कुछ कर रहे हैं, ये रिजर्वेशन हो जो भी आप कर रहे हैं, लेकिन कम से कम जब तक भूमि नहीं सुधारिएगा, भूमि की मर्यादा नहीं सुधरेगी, सरकार कभी स्थिर नहीं होगी। सरकार स्थिर वो इस समय होगी जब सारे लोग रोजगार में लगे, और रोजगार आपके पास कृषि है और कृषि में इतनी बड़ी संभावना है कि जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं, उतना बता नहीं सकते हैं कृषि में कितनी बड़ी संभावना है। कृषि के अंदर मधुमक्खी पालन है, कृषि के अंदर क्या नाम डेयरी है, कृषि के अंदर मशरूम है, कृषि के अंदर फ्लोरिकल्चर, सब पर सरकार खर्च कर रही है। लेकिन जिले में कहीं तो दिखा तो दीजिए कि कहां पर है ये पैसे, हो क्या रहे हैं, जा कहां रहे हैं। आपने इतना इजराइल का कॉन्सेप्ट ले आकर के चंपारण में दे दिया। इजराइल के कॉन्सेप्ट को देखिए तो क्या हालत है। और सबको लास्ट में कहूंगा कि सरकार में गए लोग वो भी किसान के लड़के हैं,
और मैं कहूँगा कि मिट्टी की मर्यादा पर पूरा एक कैबिनेट पूरी विधानसभा बैठे और मिट्टी की कैसे सुधार होगी उस पर विचार करे, और विचार करने के बाद युवा वर्ग कैसे इसमें आएंगे, ये दोनों शोध का विषय है, और दोनों करे और फिर देखे बिहार कैसे 5 साल के अंदर आगे भाग जाता है। बिहार के अंदर इतनी बड़ी कृषि में संभावना है, बिहार में इतना रोजगार की संभावना है कृषि के क्षेत्र में, और ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अनुदान पर कम ध्यान दे और टेक्नोलॉजी के हस्तांतरण पर ज्यादा ध्यान दे, पहला चीज। आज सबसे बड़ा कर देखिए, मैंने कहा कि कृषि के अंदर जब तक पशुधन नहीं बढ़ेगा, आप मत कल्पना करिए, कृषि की कल्पना मत करिए। इसलिए जब तक पशुधन नहीं बढ़ेगा, गोबर नहीं होगा, गोमूत्र नहीं होगा, तब तक कृषि को हम मिट्टी को हम स्वस्थ नहीं रख सकते हैं। सरकार से एक ही है कि पशुधन बढ़ाने की जो भी योजना हो आगे बढ़ावे, और सबसे बड़ा योजना हम सरकार से, दोनों ही सरकार से कहना चाहेंगे कि कम से कम जो पराली जलाई जा रही है उसके लिए आप एक व्यवस्था कर लेंगे, सारे पराली को 15-20 दिन के अंदर साइलेज बनाने की व्यवस्था करेंगे, अन्यथा वो किसान पराली जलाते जाएंगे कि धान काटना है, गेहूं लगाना है, धान काटना है, मसूर लगाना है, धान काटना है, राजमा लगाना है, धान काटना है, लगाना है। तो कहने का मतलब है कि साइलेज कितना जल्दी से जल्दी, और पराली पर कुछ अनुदान कर दे भाई, जो लोग पराली ले जाएंगे उनको कुछ हम अनुदान देंगे, लालच से थोड़ा शुरू करे सरकार। और जब तक पराली को प्रबंधन नहीं करेंगे तब तक पशुधन नहीं बढ़ेगा, जब तक पशुधन नहीं बढ़ेगा तब तक आपकी मिट्टी की मर्यादा नहीं बनेगी, जब तक मिट्टी की मर्यादा नहीं बनेगी वो देश का स्वास्थ्य नहीं ठीक हो सकता। यानी कि बायो कंपोस्ट पर जितना से ज़्यादा आप योजना दे सकें, एक योजना एक हो सकती है, एक ये धान की कटाई होती है और तुरंत जो है किसान बावक करना चाहता है, उससे क्या होता है कि पराली जला देता है। अरे भाई, पराली को जल्दी से नहीं जा, चुकी उसके पास समय भी कम है, सारे पराली को उठाया नहीं जा सकता है, तो उसमें एक नई टेक्नोलॉजी है बेलर ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को मुहैया कराओ, और पशुधन को बढ़ाने के लिए साइलेज बनाने की कोई व्यवस्था सरकार करे। सरकार तो इस पे ध्यान दे रही है, पर आखिर कहाँ ये सिस्टम फेल हो रहा है? देखिए, मैंने कहा कि टेक्नोलॉजी सबसे बड़ी चीज है, कहीं न कहीं बहुत खोलकर नहीं कहना पड़ेगा ये खामियां हैं कहाँ। सरकार में मैं हमेशा कह रहा हूं कि सरकार पवित्र आत्मा से किसानों तक हर चीज पहुंचाने की कोशिश कर रही है, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो। किसानों की पहले से स्थिति अच्छी भी हुई है, ऐसा नहीं है। जैसे कि पहले हमारे क्षेत्र में किसान गन्ने की तरफ ज्यादा जागरूक होते हैं, इस साल किसान देख रहे हैं कि भाई अन्न की तरफ जागरूक हो रहे हैं। तो कहीं न कहीं खामियां है कि सरकार को इसको पकड़ने की जरूरत है, इस पर अनुसंधान करने की जरूरत है, और किसान कैसे जागरूक हो, युवा वर्ग कैसे आए में वो लाए। किसान सरकार के तरफ से टेक्नोलॉजी को हस्तांतरित करने का मतलब, टेक्नोलॉजी जैसे कि कृषि अनुसंधान, कृषि प्रसार और कृषक समाज, तीनों में जो कृषि अनुसंधान है उसको मैं देख रहा हूँ वायुयान की गति से चल रहा है, जो प्रसार है अभी भी बैलगाड़ी की रफ्तार में। किसान जो है किम कर्तव्य विमूढ़, मैं करूं तो क्या करूं, वो किसान कृषि के तरफ जाने को तैयार नहीं है। हाँ, हमने कुछ किसानों को, जो हमारे अगल बगल में जो हमारे संपर्क में किसान है, वो लड़के आए हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। अगर सरकार उस ढंग से इस टेक्नोलॉजी किसानों तक पहुंचावे तो युवा वर्ग भी इधर आने को तैयार है। हाँ, जैसे हम लोग अपनी स्कूलिंग यहाँ करने के बाद, +2 करने के बाद हम लोग, मैंने अपना ग्रेजुएशन फाइनल किया दिल्ली से, और हम लोग ने वहीं पे बायो सीएनजी का और बायो कंपोस्ट के बारे में आईआईटी दिल्ली से हमने वहीं पे कोर्स भी किया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आके अपना जॉब मैंने चालू किया, 2006-7 में हमने जॉब चालू किया। जॉब मैंने टाटा में, प्लस उसके बाद आपको स्कॉट्स ग्रुप में मैंने जॉब किया। और जॉब करने के बाद हम देख रहे थे कि हमारे पास भी यहाँ पे खेती था और हम लोग बिहार में कुछ करना चाहते थे, तो कैसे हम लोग लागत कम कर सकें उसके बारे में हम लोग सोचने लगे कि कैसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है, खेती की जो लागत है वो कम से कम किया जा सके। तो उसके तहत हम लोगों ने सबसे पहले जो सरकार की जो आज की स्कीम आ रही है, गोवर्धन योजना, हालांकि उस योजना के तहत हम लोगों ने, गवर्नमेंट के द्वारा बहुत ज़्यादा स्कीमें तो चल रही हैं इंडिया में,
थोड़ा सा बिहार में अभी बहुत पीछे चल रहे हैं हम लोग। और उस स्कीम के द्वारा अगर देखेंगे तो वहाँ पे जैसे आप देख सकेंगे कि कैसे हम लोग इससे सीएनजी तैयार करते हैं। सीएनजी तैयार करने के बाद जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि खेतों के पेस्टिसाइड को दूर करें और कैसे हम लोग बायो कंपोस्ट के द्वारा खेती करें, नेचुरल और ऑर्गेनिकल फार्मिंग। तो हम लोग ऑर्गेनिकल फार्मिंग कैसे करते हैं उस पे हम लोग आ चुके हैं। और कैसे और पेस्टिसाइड वगैरह छोड़ने के बाद भी यूरिया वगैरह को छोड़ने के बाद भी कैसे ही हम लोग अपना प्रोडक्शन उसके बराबर ही रख सके। और यूरिया और पेस्टिसाइड का जो खर्च है वो भी हम लोगों ने छोड़ने के बाद भी उसकी जो गैप जो छुटी है उस गैप के कैसे हम लोग बायो कंपोस्ट से उसको भरा है। और हमारी यील्ड जो है वो बायो कंपोस्ट के से उससे ज़्यादा ही मिल रहा है। आईआईटीएन होकर के कैसे विचार आया कि यहाँ गांव में आकर के गोवर्धन योजना को मतलब सुचारू रूप से लाया जाए? कैसे मतलब प्रेरणा दी? सर ऐसा है कि हम जब जॉब करते थे तो जॉब पे हम लोग तो निर्भरता कंपनी पे रहती थी। और हम लोग का जो जहाँ से हम लोग हैं बिलोंग करते हैं, जहाँ से बिहार से हम लोग खासकर बिलोंग करते हैं, तो बिहार की धरती पर हम लोग कुछ करना चाहते हैं। और यहाँ की उर्वरा शक्ति भी बहुत बढ़िया है। तो हम लोग ये चाहते थे कि हम अपने राज्य में लौटें और अपने राज्य को कैसे सशक्त करें। और ये किसान मॉडल हम लोग तैयार करें कि कैसे हम लोग एक डीजल पर निर्भरता है, जो यूरिया पर निर्भरता है, उसको ख़त्म कर सकें। और जो किसान हमेशा से पूरे देश में हर एक साल का किसानों का प्रॉब्लम रहा है कि वो हमेशा बदहाली में रहते हैं। तो उससे एक हम लोग सोचा था कि कैसे हम लोग एक रोल मॉडल बन सकें। इसके तर्ज पे हम लोगों ने काम करना चालू किया 2014 से। आज क्या मिल रहा है, रिजल्ट क्या मिल रहा है? देखिए रिजल्ट के तौर पर अगर आप देखेंगे कि हम लोग अभी क्या है कि अपना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है बिल्कुल हम लोग बहुत लोएस्ट पॉइंट पर लेके आ चुके हैं। डीजल पे निर्भरता नहीं है हमारी और ना ही यूरिया पे निर्भरता है। तो हमारा जो जो भी लोकल मार्केट के जो भी प्राइस हैं उस पे हम लोग सस्टेन कर रहे हैं, उसमें हम प्रॉफिट ले रहे हैं। बायो कंपोस्ट फर्टिलाइजर स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जो उसका एग्रीकल्चर है, यील्ड है, उसके स्वास्थ्य की दृष्टि से कितना फायदेमंद होगा? देखिए बट जैसे अगर हम बायो फर्टिलाइज़र अगर हम यूज़ करना चालू करते हैं तो जितने भी हमारे बड़े हॉस्पिटल हैं, ये आप देख रहे हैं एम्स खुल रहे हैं, लोग मेडिकल की सहायता ले रहे हैं, उनमें भीड़ कम हो जाएगी। क्योंकि आप नेचुरल तरीके से जब फूड खा रहे हैं नेचुरल तरीके से, तो आपके शरीर में बीमारियां कम आएगी। जैसे बीमारियां कम आएगी तो आप स्वस्थ रहेंगे, जितने स्वस्थ रहेंगे उतने काम करने की क्षमता आपकी बढ़ेगी। आप देखेंगे कि हम लोगों ने सब चैनल वाइज चैनल हम जैसे यहाँ पे इरिगेशन भी हम बहुत सस्ते रूप में इरिगेशन भी करते हैं। कल्टीवेशन में हम लोग बायो सीएनजी का ट्रैक्टर यूज़ करते हैं। और खाद के रूप में हम लोग बायो वर्मी कंपोस्ट और बायो कंपोस्ट को यूज़ करते हैं यहाँ पे। जिससे क्या है कि आपको बस एक तरफ टोटली जो खर्च है, पौधों का खर्च है, जो हम लोग यहाँ पे कृषि में जो भी यंत्र हैं या जो लागत है पेस्टिसाइड वगैरह का, वो बिल्कुल हमारा अब जीरो जा चुका है। तो हमारा इससे प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है और खेती की यील्ड भी अच्छी आ रही है और स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव भी नहीं पड़ रहा है। बायोगैस को बढ़ावा देने के लिए सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए, या बायो फर्टिलाइजर कंपोस्ट खाद को बायोगैस को बढ़ावा देने के लिए? देखिए एक सरकार का स्कीम ऑलरेडी चल रही है, गोवर्धन योजना, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की है। और वो गोवर्धन योजना मतलब मील का पत्थर साबित हो सकता है रूरल एरिया में, इसलिए क्योंकि लोग अगर उससे गैस निकाल रहे हैं और गैस के बाद बायो कंपोस्ट को अपने खेतों में यूज़ करेंगे, जो ऑटोमेटिक होगा ही होगा। और उससे जो लाभ लोग लेंगे, और ऑलरेडी हमने जहाँ जहाँ ऐसा काम किया है, हम ऐसा नहीं है कि ये लाभ मैं सिर्फ मतलब और भी हम स्टेट में काम करें। मध्य प्रदेश सुजालपुर में जैसे हम लोगों ने जैसा अपना प्लांट बनाया, वैसा ही हम एक और किसान है परमार साहब हैं, वो जो आपको मध्य प्रदेश सुजालपुर के हैं, देवेंद्र परमार जी हैं। वो सेम टू सेम इसी पैटर्न पे काम कर रहे हैं। उनके पास भी गौशाला है, उनके पास भी खेती है। और हम लोग ने ही वहाँ पे भी बायो सीएनजी का प्लांट भी लगाया हुआ है। तो अब ऐसा नहीं है कि हम लोग इस पे काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन सरकार को और थोड़ा सा गोवर्धन योजना में और लचीलापन लाना हो कि कैसे किसानों तक जल्दी से जल्दी पहुंचे। क्योंकि किसानों तक अभी तक गोवर्धन योजना में खासकर बिहार जैसे स्टेटों में, थोड़ा सा बिहार हो गया
और झारखंड हो गया, इन सब स्टेटों में बहुत स्लोली वर्क हो पा रहा है। और झारखंड का तो थोड़ा बहुत गोवर्धन योजना में बहुत अच्छा काम हो रहा है। यहाँ भी बिहार में अभी स्टार्टिंग फेज में है, काम चल रहा है, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा किसानों को उर्वरा शक्ति मतलब मिल सकती है गोवर्धन योजना के तहत। वो ऊर्जा पर भी निर्भर नहीं रहेंगे और प्लस आपको वर्मी कंपोस्ट और बायो कंपोस्ट पर निर्भरता आएगी। तो यूरिया हम लोग जो यूरिया की किल्लत है, यूरिया से हर एक साल की किल्लत का जो प्रॉब्लम फेस होता है वो फेस खत्म हो जाएगा फिर। ऑर्गेनिक फार्मिंग किसानों के लिए कितने फायदेमंद है और जिले में क्या स्थिति है? देखिए, जैविक खेती इसको ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं और किसानों के और प्रत्येक लोगों के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि उसमें जहरीले रसायन का प्रयोग नाम मात्र का होता है। हम जैविक तरीके से ही सारी चीज़ों की आपूर्ति खेतों में करते हैं। जहाँ तक बात पश्चिम चंपारण की है, तो इस साल जैविक प्रोत्साहन योजना हमारे यहाँ आई है। इसमें वर्मी बेड किसानों को देना है और प्रति बेड 5,000 रुपये का अनुदान है और अधिकतम 3 बेड एक किसान को मिल सकता है। उसके लिए ऑनलाइन आवेदन आ चुका है, वो वर्क परमिट जारी कर दिया गया है। कार्य की संबद्धता के उपरांत जो है उसमें भुगतान की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। जैविक खेती से स्वास्थ्य के लाभ के साथ साथ आप इसको निर्यात के लिए आपको ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन मिल सकता है और आपके उत्पाद का आपको अच्छा कीमत बाजार से प्राप्त हो सकता है। सरकार की जो योजना है ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ से, कैसी योजना है, इस पे क्या बताएंगे? ये अभी जो मैंने जैविक प्रोत्साहन की बात की है, लघु सीमांत कृषकों के लिए है। हम ये मान के चलते हैं उनके पास 1 या 2 पशु होंगे, तो उसके लिए एक छोटी सी योजना है और शायद ये ट्रायल बेस पे है। इससे सफलता के उपरांत तो जो है ये प्रचुर मात्रा में अधिक संख्या में प्रारंभ होगा। अभी इसे लाभ कर लेने की ज़रूरत है और आप जैविक से आप ऐसे देखें कि आप दुधारू पशु के साथ साथ उनके जो बायो प्रोडक्ट हैं उससे आप उसका खाद बना के अपने खेतों में प्रयोग कर रहे हैं, तो आपकी जो लागत खर्च है रासायनिक खादों पे वो कम पड़ती है। तो आपका लागत खर्च कर होने के कारण आपका उत्पादन और उत्पादकता अच्छा होता है और आपको ज़्यादा आमदनी प्राप्त होती है। ऑर्गेनिक फार्मिंग बढ़े, इसके लिए किसानों को क्या करना चाहिए, सरकार को क्या करना चाहिए इसमें? किसानों को ज़्यादा दुधारू या मवेशी का पालन करना चाहिए, तभी आपके पास ऑर्गेनिक उत्पाद होगा जिसको आप खेतों में प्रयोग कर पाएंगे। दूसरा, सबसे पहले ये समझ विकसित करनी पड़ेगी कि जो उत्पादन वो कर रहे हैं वही वो खा भी रहे हैं, जिसके कारण उनको बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। और सरकार की तरफ से ये अपेक्षित होगा कि हम लोग सुलभ करें ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन और योजना इस टाइप की आए कि लोग प्रोत्साहित हों ये करने के लिए। अपने जिले में कौन कौन किसान इसको ज्यादातर मैंने ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ खेती कर रहे हैं? ऐसे तो काफ़ी लोग हैं, लेकिन जो प्रमुखतया जो काफ़ी चर्चित हैं इसमें आलोक गिरी हुए, राजेश गिरी हुए, आलू पांडे जी हुए, ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने अच्छा काम किया है ऑर्गेनिक फार्मिंग में।